मैं ना बहुत कम रोती हूँ, मूवीज़ में नहीं, शोज़ में नहीं। मतलब मेरे आस-पास वाले लोग, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि यार हम ना ये मूवी का सीन देख के रो पड़े या हम इस मूवी का सीन देख के रो पड़े। मैं कभी नहीं रोई। लेकिन कुछ किताबें हैं, कुछ स्पेसिफ़िक पेजेज़ जिन्हें पढ़ के ना मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं थी, वो ओवरवेलमिंग थी। क्योंकि ये बुक्स ना सिर्फ़ सैड नहीं थी, ये सच थी। और इतना सच कि जैसे तुम्हारे सीने में ना कुछ चुभ सा जाता है। ये कुछ ऐसी फीलिंग है जिसे ना मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती तुम्हें। ये वो फीलिंग है जो तब आती है जब कोई ऑथर जो तुमसे कभी मिला भी नहीं हो, वो तुम्हारे बारे में वो चीज़ें लिख देता है जो तुम कभी भी किसी से कह ही नहीं पाए अपनी पूरी ज़िंदगी में। और आज ना हम ऐसी कुछ 5 बुक्स के बारे में बात करेंगे। कॉनर ओमेली, एक 13 साल का लड़का जो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ को कैंसर था। हर रात वो ना एक ही नाइटमेयर देखता था। हर रात बार-बार एक ही चीज़ कि वो एक क्लिफ पे खड़ा है अपनी माँ का हाथ पकड़ के और अचानक से वो हाथ छूट जाता है। बस इतना ही। और हर रात बार-बार एक ही नाइटमेयर। और फिर कॉनर सुबह उठता है, स्कूल जाता है, घर वापस आता है, अपनी माँ का ध्यान रखता है और कभी किसी को नहीं बताता है कि वो रात में क्या देखता है। एक रात उसके घर में एक मॉन्स्टर आता है, लिटरली एक बहुत बड़ा और एंग्री मॉन्स्टर। और वो उसे कहता है कि मैं ना तुम्हें 3 स्टोरी सुनाऊँगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें एक 4th स्टोरी मुझे सुनानी है, अपनी सच्ची वाली। मतलब वो सच जो कॉनर ने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। 3 स्टोरीज़ हो जाती हैं और फिर वो मॉन्स्टर उससे पूछता है कि बोलो, तुम्हारी स्टोरी क्या है? वो क्या चीज़ है जो तुमने सबसे छुपाकर अपने अंदर रखी है? और कॉनर ये सुन के ना टूट जाता है, क्योंकि वो सच इतना डार्क है ना कि वो खुद उससे बहुत ज़्यादा डरता है। लेकिन फिर भी वो एडमिट करता है कि वो कभी-कभी ना ये सोचता है कि काश उसकी माँ की ये जो सफ़रिंग है ना, वो ख़त्म हो जाए अभी, जल्दी। और वो जानता है कि इसका मतलब भी क्या है। लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता ये सोचने से कि ये सफ़रिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ, उसकी माँ की भी और उसकी अपनी भी। और कॉनर ये सच बोल के ना टूट जाता है। वो कहता है कि यार मैं कितना बुरा हूँ, मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। और वो मॉन्स्टर, वो एंग्री टेरिफाइंग मॉन्स्टर उसे होल्ड करता है और कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ तुमसे दूर चली जाए, बल्कि तुम सिर्फ इतना चाहते हो कि उनकी ये जो पेन है और ये जो सफरिंग है, ये ख़त्म हो जाए। अब रोना इस बुक में इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसकी मदर के साथ जो हुआ वो बहुत ही ट्रैजिक था, बल्कि रोना इसलिए आता है क्योंकि तुमने भी कभी किसी के बारे में ना ऐसे थॉट्स रखे होंगे, सोचे होंगे, जो कि इतने ही शेमफुल या इतने ही डार्क होंगे। और ये बुक ना तुम्हें परमिशन देती है कि ये थॉट्स सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं आते हैं, या फिर ये थॉट्स आने से तुम बुरे इंसान नहीं हो जाते हो। पॉल कलानिथि, एक न्यूरोसर्जन, 36 साल के, स्टैनफोर्ड से ट्रेंड और बहुत ही ब्रिलियंट। वो ना अपनी लाइफ के उस एज पे थे जहाँ सब ना अभी शुरू ही होने वाला था। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें लंग कैंसर है, टर्मिनल स्टेज 4, और उनके पास कुछ ही वक्त बचा है। और कलानिथि ये फैसला करते हैं कि वो उस बचे हुए समय में ना लिखेंगे एक किताब अपनी बेटी के लिए, अपनी उस बेटी के लिए जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई थी। एक बार सोच के देखो यार कि तुम उस बेटी के लिए कुछ लिख रहे हो जिसके बारे में तुम्हें ये पता है कि उसे बड़ा होता हुआ देखना ना तुम्हारे नसीब में ही नहीं है। ये बुक ना ये बुक एक लेटर है, लेकिन जो कलानी थी हैं वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाए। उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनकी ये जो बुक थी वो उनकी वाइफ लूसी ने कंप्लीट की और उन्होंने इसका एपिलॉग भी लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कलानिधि की डेथ कैसे हुई, उनके आखिरी महीने कैसे थे, आखिरी हफ्ते कैसे थे। और एक जगह उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि अपने आखिरी दिनों में वो इतने वीक हो गए थे कि वो हिल भी नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने लिखना बंद नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी को पता हो, मैं था, मैं यहाँ था और तुम मेरी सबसे बड़ी वजह थी। और वो लाइन जिसने सबसे ज़्यादा मेरे हार्ट को हिट किया ना, वो कलाथिनी ने अपनी बेटी के लिए लिखी थी। When you come to one of the many moments in life where you must give an account of yourself, do not discount that you filled a dying man's day with the seriousness of purpose and the joy of real friendship. और यार इमेजिन करो कि तुम्हारी बेटी पढ़ेगी तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हें जानते हुए नहीं पढ़ेगी, वो एक स्ट्रेंजर की तरह पढ़ेगी अपने ही पिता को। लेकिन फिर भी
या शायद इसीलिए ये ना सबसे पावरफुल लव लेटर है जो मैंने कभी पढ़ा है। मॉरी श्वार्ट्ज एक प्रोफेसर थे जो एएलएस से डायग्नोस हुए थे, मोटर न्यूरो डिजीज़, जो ना तुम्हारे शरीर पे हावी हो जाती है, पहले हाथ, पैर, फिर धीरे धीरे करके पूरी बॉडी पे ये हावी हो जाती है। उनका एक स्टूडेंट था, मिच एल्बम, जो हर ट्यूसडे ना उनसे मिलने जाता था, एक डाइंग प्रोफेसर से सीखने जाता था कि ज़िंदगी क्या होती है। ये वो चीज़ नहीं है जो मैं याद रखती हूँ इस बुक के बारे में। वो चीज़ ये है कि एक ट्यूसडे मौरी इतना वीक हो गए थे कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें रेस्टरूम तक जाने के लिए भी किसी की हेल्प लगती थी कि वो उन्हें क्लीन वगैरह करे। और यही सारी चीज़ें मिच ने देखी और उन्होंने पूछा कि मॉरिस, ये ह्यूमिलिएशन नहीं लगता है किसी पे इतना डिपेंडेंट हो जाना? तो मॉरिस ने जो कहा ना वो हमें भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिच, मैं इस चीज़ को ना एन्जॉय करता हूँ, कोई मुझे होल्ड करे, कोई मेरी केयर करे। ये शायद पूरी लाइफ में ऑनेस्टली पहली बार है कि मैंने ना फुल्ली सरेंडर कर दिया है अपने आप को किसी और की केयर में। तो ये ह्यूमिलिएशन नहीं है, ये ब्यूटीफुल है। और ये सारी चीज़ें मॉरिस ने अपनी डेथ से 1 हफ़्ते पहले कही थी। अब ये सारी चीज़ें आज के टाइम में ना बहुत बहुत ही शार्प लगती है, क्योंकि हमें ना हमेशा से सिखाया जाता है कि किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है? जो भी करना है खुद ही करो, सेल्फ सफिशिएंट बनो, ये सारी चीज़ें। लेकिन मौरी जो है वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि किसी से मदद माँगना वीकनेस नहीं है। हर किसी को मदद चाहिए होती है लाइफ में, कभी ना कभी, किसी ना किसी पॉइंट पे, लेकिन हमें ना उसे माँगना ही नहीं आता है। किसी को अपना ख़्याल रखने देना वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी ब्रेव चीज़ है। नूरा सीड अपनी ज़िंदगी से इतनी अनहैप्पी थी ना कि वो सोचती थी कि सबके लिए बेटर होगा अगर मैं यहाँ नहीं होती। और एक रात ना वो डिसाइड करती है कि यार मुझे ना ये सब ख़त्म करना है। लेकिन वो ना एक अजीब जगह पहुंच जाती है, मिडनाइट लाइब्रेरी, जहाँ हर एक किताब ना उसकी एक अलग ज़िंदगी है। वो चॉइसेस जो उसने कभी ली ही नहीं, वो अल्टरनेट रियलिटी जो एक किताब में है, और वो उन्हें ट्राई भी करती है। हर वो ज़िंदगी जिसमें उसने अपनी एक्स से शादी की, या वो एक ओलंपिक स्विमर है, या एक वो सेलिब्रिटी है। और हर ज़िंदगी में ना कुछ मिसिंग होता ही है जो उस ज़िंदगी में नहीं था लेकिन इस ज़िंदगी में है, और ये चीज़ उसे पता भी नहीं लगती है। और फिर ना वो मोमेंट आता है, वो मोमेंट जहाँ वो अपनी एक्चुअल ज़िंदगी की किताब देखती है। वो ज़िंदगी जिसे वो वर्थलेस समझती थी, लेकिन वो कितने लोगों के लिए मैटर करती है वो उसे पता नहीं था। एक नेबर जो उसकी मुस्कुराहट देख के अपना दिन अच्छा कर लेता था, एक बिल्ली जिसे वो रोज़ खाना देती थी, एक बच्चा जिसे उसने एक बार कार से बचाया था, और ये सब ना उसे याद भी नहीं था। मैट यहाँ लिखते हैं, "It is so easy while ruminating to seem like the only person who has ever been sad, who has ever been in pain, but pain is as universal as the air we breathe." ये बुक ना तुमसे एक ऐसा सवाल पूछती है जिसका जवाब ना तुम्हें एक बारी तो देना ही चाहिए, कि तुमने कितने लोगों को काउंट किया है जिनकी ज़िंदगी में ना तुम एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक वो चाय वाला जो हमेशा तुम्हारा ऑर्डर याद रखता है, एक फ्रेंड जिसे तुम जब भी मीम भेजते हो ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हारी छोटी छोटी अचीवमेंट पे कितने खुश हो जाते हैं। तो तुम्हारी जो एब्सेंस है ना वो इन सब के लिए एक होल है, ठीक है? और जितना तुम सोचते हो ना ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होल है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी लाइफ में ज़रा सी पेन या कुछ भी तकलीफ़ आ जाती है ना, तो हम बस ये सोचते हैं कि यार ये तो ख़त्म ही है, बस बेकार है ज़िंदगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, कई लोग हैं जिन्हें फ़र्क पड़ता है, और ये ना काफ़ी लेट समझ आता है कई लोगों को। और ये बुक ना इसी कॉन्सेप्ट के बारे में है। अब 5वीं बुक जो मैंने लास्ट के लिए रखी है और इस लिस्ट की सबसे अंडररेटेड बुक है, चार्ली गॉर्डन, एक 32 इयर्स का आदमी जो मेंटली डिसेबल्ड है और उसका आईक्यू भी बहुत लो है, लेकिन वो सीखना चाहता है जेन्युइनली एंड डेस्परेटली। तो कुछ साइंटिस्ट उसे एक एक्सपेरिमेंटल सर्जरी के लिए ना चूज़ करते हैं, वो सर्जरी जिससे ना उसकी इंटेलिजेंस ड्रामेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है? अब ये जो बुक है वो चार्ली की डायरी एंट्री से लिखी हुई है, जो कि एक बहुत ही डिसीजन है। जैसे जब तुम स्टार्ट करोगे इस बुक को पढ़ना, तो स्टार्टिंग में जो इंग्लिश है वो ब्रोकन इंग्लिश होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, सिंपल थॉट्स हैं, जैसे आई होप दे यूज़ मी, मिस्किनियन सेज मे बी दे कैन मेक मी स्मार्ट।
लेकिन जैसे ही सर्जरी हो जाती है उसके बाद जो उसकी एंट्रीज़ है वो लॉन्गर हो जाती हैं, वोकैब्युलरी बेटर होती है, थॉट्स जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। तो तुम लिटरली एंट्री बाय एंट्री उसे ग्रो करता हुआ देख रहे हो, उसकी इंटेलिजेंस को बढ़ता हुआ देख रहे हो, तुम उसकी ग्रोथ को फील करोगे और जेन्युइनली ना प्राउड होगे एक फिक्शनल कैरेक्टर के लिए जिससे तुम अभी अभी मिले हो। और फिर चार्ली इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि वो साइंटिस्ट को भी पीछे छोड़ देता है इस सर्जरी के बाद, और वो ये डिस्कवरी करता है कि ये जो सर्जरी के इफ़ेक्ट्स हैं ना ये परमानेंट नहीं है, ये रिवर्स होंगे, वो वापस वैसा ही हो जाएगा जैसा वो पहले था, और ये होने भी लगता है। एंट्री बाय एंट्री तुम देखोगे कि कैसे फिर से वही चार्ली जो हमने पहले देखा था वही वापस आ जाता है, वही स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, जो थॉट्स हैं वो सिंपल हो गए हैं, सेंटेंसेस शॉर्ट हो गए हैं। और ये चीज़ उसे पता थी कि वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता है, ये चीज़ें नहीं बदली जा सकती हैं। तो और ये सब यार जब तुम पढ़ते हो ना, देखते हो कि किसी की याददाश्त जा रही है, जिसे तुमने अपनी आँखों के सामने स्मार्ट बनते हुए देखा है, तो ये चीज़ आप वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि जैसे आप खुद वो चीज़ें उसके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो। फिर आती है लास्ट एंट्री। चार्ली अब फिर से सिंपल हो गया था, वो भूल चुका था कि वो कभी जीनियस भी था। लेकिन एक चीज़ उसे याद थी, एल्जर्नो। वो अपनी शेकी हैंडराइटिंग से लिखता है, दैट प्लीज़ इफ़ यू गेट अ चांस पुट सम फ्लावर्स ऑन एल्जर्नोज ग्रेव इन द बैकयार्ड। एल्जर्नो वो माउस था जो उस एक्सपेरिमेंट के बाद चला गया था। चार्ली ने चार्ली को सब कुछ भूल गया था, लेकिन वो उस दोस्त को नहीं भूला, और उसने बोला कि उसे फ्लावर्स ज़रूर देना। सबसे हार्ट वार्मिंग पार्ट इस बुक का ये है कि वो वैसा ही रहा, ठीक है, इंटेलिजेंस आई गई, लेकिन वो सिंपल काइंड हार्टेड चार्ली जो था वो हमेशा रहा। और ये बुक यही बताती है कि जो चीज़ तुम्हें इंसान बनाती है ना वो कभी तुम्हारे अंदर से नहीं जाती, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाएं। सो 5 बुक, 5 अलग दुनिया, लेकिन इन सब में ना एक चीज़ कॉमन थी, लॉस। कॉनर ने अपनी मदर की सफरिंग देखी, कलानिथी ने टाइम खोया, मौरी ने अपनी बॉडी खोई, नोरा ने ऑलमोस्ट अपने आप को खो दिया, और चार्ली ने अपना इंटेलिजेंट दिमाग खोया। लेकिन फिर भी कॉनर ने सच ढूंढा, कलानिथी ने वर्ड्स ढूंढे, मौरी ने ब्यूटी ढूंढी, नोरा वापस आई, एंड चार्ली ने अपने दोस्त को वो फ्लावर्स देना याद रखा। तो ये सारी चीज़ें ना मिलके हमें ये बताती हैं कि जो मैटर करता है ना हमारी लाइफ में वो कभी नहीं जाता, वो लॉस के बाद भी रहता है, सफरिंग के बाद भी रहता है, और फॉरगेटिंग के बाद भी रहता है। तो अब इनमें से कोई भी एक बुक पिक करो और पढ़ो। मैंने तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इस बुक के जो एक्सपीरियंस है उन्हें खुद मतलब देखो, जियो उन्हें और पढ़ो, और देखो कितनी अमेजिंग बुक्स हैं ये। और अगर ऐसी अमेजिंग बुक्स तुम्हारे पास भी हैं या कोई ऐसी बुक्स तुमने पढ़ी है जिसने तुम्हें बहुत रुलाया है ना, तो वो कमेंट में ज़रूर बता के जाना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।